नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत के सामने इस समय 3.5 फ्रंट वॉर का खतरा है और ये खतरा आभासी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, रियल है। आपने कई बार सुना होगा, मैंने भी अपने प्रोग्राम्स में कई बार कहा है कि हमारे पूर्व दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत कहा करते थे कि भारत को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वो ये बात कह रहे थे तब उनके सामने जो खतरा था वो जो बताते थे, एक चीन का, पाकिस्तान का और दूसरा घर के अंदर के जो दुश्मन हैं उसको हाफ फ्रंट वॉर वो कहते थे। और अब एक खतरा जुड़ा है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ 3.5 फ्रंट वॉर का खतरा है। लेकिन ये जो 3 फ्रंट हैं, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनसे निपटने के लिए हमारी तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, पूरी तरह से सक्षम हैं। इनसे लड़ भी सकती हैं और जीत भी सकती हैं, जीत सुनिश्चित कर सकती है। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब वो समय चला गया, 1962 का समय नहीं है, ये कारगिल का समय भी नहीं है जब हम इस बात में संकोच करते थे कि हम पाकिस्तान की वायु सीमा में प्रवेश न करें। वो ऑपरेशन बालाकोट के जरिए हमने दिखा दिया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तो पूरी दुनिया को बता दिया। मुझे इन 3 फ्रंट पर जो खतरा है उसका बहुत ज़्यादा डर नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना की क्षमता क्या है ये अभी दुनिया ने पूरी तरह से देखा नहीं है। उसका एक ट्रेलर मात्र जो है ऑपरेशन सिंदूर में दिखा था, और ऑपरेशन सिंदूर से और आज में मई 2024 में हुआ ऑपरेशन सिंदूर, और हम अब जब बात कर रहे हैं तो ये दिसंबर ख़त्म हो रहा है, मतलब ये साल 2025 का ख़त्म हो रहा है, इस समय बात कर रहे हैं। इस बीच में ही बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है भारत की सैनिक क्षमता में, उसकी सामरिक रणनीति में, उसकी तैयारी में, तकनीकी रूप से उसे उन्नत करने में, जो लॉजिस्टिक्स की समस्याएं थी उन्हें दूर करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी नज़र है भारत की इस तैयारी पर। भारत अपना रक्षा बजट लगातार बढ़ा रहा है, तो पैसे की कमी की वजह से सेना की तैयारी में कोई असर नहीं पड़ेगा। ये AK एंटनी का ज़माना नहीं है, मनमोहन सिंह का ज़माना नहीं है जब बहाना बनाया जाए कि सरकार के पास पैसे नहीं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। एंटनी ने कहा था कि अगर बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, तो चीन की सेना अंदर घुस आएगी। वो ज़माना चला गया। अब चीन की सेना अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर सकती। 3 साल से ज़्यादा समय हो गया जो लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, उससे चीन को समझ में आ गया कि भारत की ताकत क्या है। ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, और कोई कारण नहीं है जो चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उसको भारत की ज़रूरत है, और भारत को भी इस समय ज़रूरत है इस बात की कि चीन के साथ उसका कन्फ्रंटेशन या तो ना हो या जो भी है वो बढ़ने ना पाए। ये तो एक बात हो गई। लेकिन आज मैं इन 3 फ्रंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो आधा फ्रंट है भारत के अंदर का। अब जब आधा फ्रंट भारत के अंदर का कहते हैं तो वो एक अमूर्त तस्वीर होती है, मतलब ठोस तस्वीर सामने नहीं आती है। इंटेलेक्चुअल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेता हैं, उनको सबको एक ब्रश से आप पेंट नहीं कर सकते। न तो सारे इंटेलेक्चुअल्स, ना तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, न तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स, या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अलग अलग संस्थानों में काम करने वाले हैं, विश्वविद्यालयों में काम करने वाले हैं, उन सबको एक साथ नहीं कह सकते कि ये भारत विरोधी और सनातन विरोधी है। उनमें बड़ी संख्या नहीं है ऐसे लोगों की, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा मुखर हैं। जो उनके साथ नहीं हैं वो मौन हैं, निष्क्रिय हैं, लंबे समय तक वो डरते रहे हैं, अपने करियर को लेकर, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, और उसके अलावा एक सामाजिक प्रताड़ना को लेकर। इन सब के डर से वो चुपचाप थे। 2014 के बाद से उनकी वोकल कॉर्ड नरेंद्र मोदी ने लौटा दी है, तो वो बोलने लगे हैं। लेकिन फिर भी उनको चिन्हित करना, अगर आपको बताना हो कि सनातन विरोधी और भारत विरोधी तत्व, उनको डिफाइन करना हो, उनकी एक तस्वीर आपको पेश करना हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस देश का बॉलीवुड, जिसको भारत की सॉफ्ट पावर कहा जाता है, मैं कह रहा हूँ ये हार्ड
एंटी इंडियन कैबाल है। यहां पर जो लोग हैं उनको या तो पैसे से मतलब है, पैसे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, किसी के हाथ बिकने को तैयार है। फिर कह रहा हूं कि 100% की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें बहुत भले लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, और समय समय पर उन्होंने बताया है कि वो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। लेकिन जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी तत्व है वो हावी है। इंडस्ट्री वो चलाता है, इंडस्ट्री पर प्रभुत्व उसका है, नैरेटिव पर सबसे बड़ी बात है प्रभुत्व उसका है, और इस नैरेटिव को तोड़ने की कोई हिम्मत नहीं। जो हिम्मत करे, जो कोशिश भी करे, उसके सामने खतरा यह था कि उसको इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसे लोगों की भरमार है जिनको ऐसा, जिनके साथ ऐसा कर दिया गया, जो इस डर से चुप रहे। अब वो डर खत्म हो रहा है। शुरुआत हुई थी द कश्मीर फाइल्स से, और इसका सबसे ताजा जो प्रमाण है वो है धुरंधर फिल्म। धुरंधर कोई, मैं मानता हूं, कोई फीचर फिल्म नहीं है, ये जीता जागता इतिहास है, हमारे देश की सच्चाई है। ये इतिहास हमें बताता है कि सच्चाई हमसे कैसे छिपाई गई, कैसे भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ा गया। जो नैरेटिव गढ़ा जाना चाहिए था, बल्कि गढ़ा क्या जाना चाहिए था, जो नैरेटिव, जो सच्चाई सामने आती है उससे जो नैरेटिव बनना चाहिए था उसे बनने नहीं दिया गया। और आज भी ऐसे सांप और सपोले बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में हैं जो घोषित रूप से और कुछ अघोषित रूप से भारत विरोधी और सनातन विरोधी हैं। आप पिछले 60, 70, 80 साल की फिल्में उठाकर देखिए, हिंदी फिल्मों में आपको 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन मिलेंगी। फिल्म में एक अच्छा कैरेक्टर होगा जो बड़ा संवेदनशील होगा, सबकी मदद करने वाला होगा, वो कोई अब्दुल मियाँ या कोई मुसलमान होगा, या फिर कोई फादर होंगे, कोई क्रिश्चियन होगा। जो शरारती तत्व, बदमाश तत्व, देश विरोधी तत्व, देश के हित बेचने वाला, पोंगापंथी करने वाला, और जो मॉडर्निटी का विरोध करने वाला होगा, वो हिंदू होगा। हिंदू को और फिर जातियों में बांटकर हिंदू को जिस तरह से कलंकित करने का काम बॉलीवुड ने किया, मैं नहीं मानता कि इससे पहले भारत में किसी ने, यहां तक कि मैं कह रहा हूं मुसलमानों, मुगलों के राज में भी और ब्रिटिश राज में भी, इतनी सफाई से, मतलब दोस्त बनकर दुश्मनी निभाने का काम इतनी सफाई से कहीं नहीं हुआ। ये जो दुश्मन थे पहले, वो खुले दुश्मन थे। ये दोस्त की शक्ल में दुश्मन हैं जिनको पहचानने में हमको 70-80 साल लग गए। इनसे लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं हुई क्योंकि इनको सरकारी संरक्षण प्राप्त था, एक बड़े इकोसिस्टम का संरक्षण प्राप्त था, और वो देश में ही नहीं, देश के बाहर भी था। इनका प्रभाव जो है केवल बॉलीवुड तक नहीं, हॉलीवुड तक है। इसलिए इनसे डरते थे लोग। कलाकार को अपनी रोजी रोटी की चिंता रहती थी। देश का हित किसमें है, इससे इनको कोई सरोकार नहीं, दूर दूर तक नहीं। देश के हित में कुछ भी करने को ये तैयार थे। द कश्मीर फाइल्स ने इस मिथ को तोड़ा कि इनसे लड़ा नहीं जा सकता, इनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ जा सकता, इनके खिलाफ बोला नहीं जा सकता, इनके खिलाफ नैरेटिव नहीं तैयार किया जा सकता। इनके झूठे नैरेटिव को, जिसको परोसने की इनकी आदत हो गई है, तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको ध्वस्त नहीं किया जा सकता। द कश्मीर फाइल्स ने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। उसके बाद कई फिल्में आई, केरला स्टोरी से लेकर अब मैं बात कर रहा हूं धुरंधर की। धुरंधर ने जो किया है, वो जो कैरेक्टर है धुरंधर, उससे बड़ा काम धुरंधर फिल्म ने किया है। तो इसलिए आदित्य धर को इसके लिए बहुत 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 बधाई है। बात इसलिए नहीं कि उन्होंने एक सच्ची घटना पर फिल्म बनाई, उस फिल्म को बनाने का साहस किया, बल्कि धारा के विपरीत चलने का साहस किया। यह आसान काम नहीं होता है। बोलना हमारे आपके लिए बहुत आसान होता है, शाबाशी देना, प्रशंसा करना आसान होता है, लेकिन दुश्मनों के बीच में खड़े होकर लड़ाई लड़ना ये आसान कभी नहीं था और कभी होगा भी नहीं, है भी नहीं। आदित्य धर ने उस परिपाटी को तोड़ा है, उस बुराई को खत्म करने की शुरुआत की है कि हर फिल्म में
जो आतंकवादी है वो या तो बेचारा होता है या मजबूर होता है। जो पीड़ित होते हैं दरअसल उनको दोषी दिखाने की कोशिश होती है। बुरहान वानी बेचारा गरीब हेडमास्टर का बेटा था। इसी तरह से जितने आतंकवादी हैं उनका समर्थन करने के लिए, प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन करने का कोई जस्टिफिकेशन तलाशने की हर फिल्म में तलाश होती थी। पाकिस्तान को बुरा मत दिखाओ, पाकिस्तान को मजबूर दिखाओ, पाकिस्तान में जो तत्व जिहादी तत्व हैं उनको मजबूर दिखाओ। इस्लाम की बात मत करो, इस्लाम शांति का धर्म है। और सबसे बड़ा फरेब कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये हमें घुट्टी में पिलाया गया और हमारे आप जैसे बहुत से लोग इस पर विश्वास भी करने लगे थे। आप टेलीविजन चैनल्स पे अब भी सुनते होंगे बहस, तो बहुत पढ़े लिखे लोग। मैंने एक दिन एक आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल को सुना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसी बात से हुआ कि जिनको लड़ना है, अगर उनके मन में ये बात है, आप किसी डिप्लोमेट से बात कर लें, आपको 10 में से 8-7 डिप्लोमेट ऐसे मिलेंगे जो ये भाषा बोलेंगे। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आतंकवाद धर्म के ही कारण है, इस्लाम शांति का धर्म नहीं है, इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, वो सही मायने में कोई मजहब नहीं है जिसका एकमात्र उद्देश्य है पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना। उनकी नज़र में जो इस्लामी शासन जहां नहीं है दुनिया के जिन देशों में, वो दारुल हर्ब है। तो दारुल हर्ब को ख़त्म करना, जो इन्फिडल हैं, मतलब जो काफिर हैं, जो नहीं मानते इस्लाम को, उनको जीने का अधिकार नहीं है। इसी से पैदा होता है आतंकवाद। और आप देखेंगे इसका अगर आपको उदाहरण देखना हो तो सबसे बड़ा उदाहरण मिलेगा जो हिंदू कन्वर्ट होते हैं इस्लाम में। कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि वो सबसे क्रूर जो है आतंकवादी बनते हैं या सबसे क्रूर इस्लाम के फॉलोअर बनते हैं। तो जो पढ़ाया जाता है उसी में कुछ ऐसा है। उनको लगता है कि वो मजहब का काम कर रहे हैं, वो ये मानते ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। तो बॉलीवुड हमारा राष्ट्र विरोध को, राष्ट्रद्रोह को स्वीकार्यता दिलाता रहा, उसे मजबूरी में किया गया काम बताता रहा। और जो राष्ट्रद्रोहियों की पहचान करते हैं, जो राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ बोलते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, उनको आतताई बताता है, उनको सांप्रदायिक बताता है, उनको दरअसल देश का विरोधी बताता है हमारा बॉलीवुड। और बॉलीवुड में कौन कहां खड़ा है, धुरंधर की प्रशंसा और विरोध कौन कर रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको और जानना हो तो पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, धर्म के नाम पर हुआ, धर्म पूछकर हुआ, धर्म की पहचान करके हुआ, उसके खिलाफ बॉलीवुड के कितने लोग बोलने के लिए खड़े हुए। और हमास में जो हो रहा है उसके खिलाफ बोलने के लिए कितने लोग खड़े हुए। ये आप बौद्धिक जगत में देख लीजिए, राजनीतिक जगत में देख लीजिए, बॉलीवुड में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हाफ फ्रंट वॉर किनसे लड़नी है, कैसे लड़नी है। ये ऐसी लड़ाई है जो कोई फौज नहीं लड़ सकती है, ये ऐसी लड़ाई है जो कोई सरकार भी अकेले नहीं लड़ सकती है। इसमें जब तक जनता का पूरा साथ नहीं होगा तब तक ये होगा नहीं। तो ये 75, 70, 72 साल से ये लोग जो चला रहे थे नैरेटिव, इन लोगों को सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि 2014 में एक नरेंद्र मोदी आएगा जो इनके पूरे नैरेटिव को छिन्न भिन्न कर देगा, मटिया मेट करने की शुरुआत कर देगा, उसके खिलाफ तनकर खड़ा हो जाएगा। इनको ये भी उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनकर एक योगी आदित्यनाथ आएंगे जो विधानसभा में खड़े होकर ये कहेंगे कि मैं ईद नहीं मनाता क्योंकि मैं हिंदू हूं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि इस देश के कितने ऐसे नेता हैं जो इससे पहले ऐसा बोलने की हिम्मत करते थे और अब भी जो ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं। तो हमें ऐसे हिंदू नहीं चाहिए जो हिंदू होने पर शर्म महसूस करते हैं,
जिनको सनातन पर गर्व नहीं है वो सनातन के समर्थक नहीं हो सकते हैं। वो छिपे हुए दुश्मन हैं जिनसे लड़ना सीमा पर लड़ने से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारे आपके बीच में रहते हैं। उनकी पहचान करना जब तक वो बोलते नहीं है तब तक पता नहीं चलता है। धुरंधर फिल्म भारत के खिलाफ पाकिस्तान के जिहाद की कहानी है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहादुरी की कहानी है। देश के नेतृत्व के निर्णायक होने की कहानी है। देश के नेतृत्व की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कहानी है। और ये कहानी बताती है कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा जा सकता है। दुश्मन वही भाषा समझता है, उसके अलावा कोई भाषा नहीं समझता है। और सबसे बड़ी सुरक्षा, सबसे बड़ा डिफेंस होता है दुश्मन के घर में घुसकर मारना, आक्रमणकारी के घर में घुसकर मारना। धुरंधर फिल्म यही बताती है कि ये देश ऐसा करने में सक्षम है। सफलतापूर्वक जो ऑपरेशन चलाया गया धुरंधर में, जो दिखाया गया है, वो सच्चाई है। तो इस फिल्म ने पाकिस्तान को बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन उससे ज्यादा चोट पहुंचाई है जो पॉलिटिकल इस्लाम के भाड़े के टट्टू हैं इस देश में। उनकी दुनिया में बड़ी खलबली है। उनको बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है। कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है। अरे पाकिस्तान के पक्ष में क्यों नैरेटिव बनाएंगे? किस लिए? जिससे 4-4 युद्ध लड़े, जो 30-32 साल से लगातार हमारे देश में आतंकवादी भेज रहा है, आतंकवादी घटनाएं करा रहा है, लोगों का नरसंहार कर रहा है, उसके पक्ष में नैरेटिव क्यों बनना चाहिए? और ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हैं, जिनको पाकिस्तान के खिलाफ कुछ होने पर दर्द होता है, जिनको फिलिस्तीन में जो हो रहा है, हमास के साथ जो हो रहा है उस पर दर्द होता है, लेकिन बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों के साथ जो होता है उस पर कोई दर्द नहीं होता है। यही भारत में अलग अलग राज्यों में जो कुछ हिंदुओं के खिलाफ होता है उस पर कोई दर्द नहीं होता। कोई जज अगर फैसला दे देता है ईमानदारी से तो उसको धमकाने की कोशिश होती है, उसके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने की कोशिश होती है। ये इसी देश में हो सकता है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की कोशिश 2025 में हो और उससे लाखों लोग जुड़ जाएं, करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाएं और राज्य सरकार का पूरा समर्थन हो। तो आप समझिए कैसे, किस तरह के दुश्मन से लड़ रहे हैं। तो धुरंधर फिल्म हमारी आंखें खोलती है, वो हमारा सच्चाई से सामना कराती है कि जो अब तक बताया जा रहा था वो झूठ था। दरअसल सच्चाई ये है जिसे लगातार छिपाने की कोशिश हुई, दबाने की कोशिश हुई, सच्चाई को बदनाम करने की कोशिश हुई। ये ऐसी फिल्म है जिसने बॉलीवुड में पल रहे सांपों को बिल से निकलने पर मजबूर कर दिया। उनमें जिस तरह की छटपटाहट है उसी से पता चलता है कि इस धुरंधर ने कितना बड़ा आघात पहुंचाया है उनको। ये फिल्म बताती है कि हे विषधर, तुम्हारे विष वमन का समय जा रहा है, अब तुम्हें विषहीन करने का समय आ रहा है। ये फिल्म बता रही है कि ये जो 70 साल से ज्यादा समय से भारत विरोधी, सनातन विरोधी नैरेटिव बनाने वाले थे, उनका जवाब देने वाले आ गए हैं। उनके सामने सीना तानकर खड़े होने वाले आ गए हैं। और उनकी सबसे बड़ी खूबी, उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो सच के साथ है। वो अपनी बात कहने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते। वो सच्ची घटनाओं और सच्ची बातों के साथ जो है अपनी कहानी बताते हैं। ये कहानी ऐसी है जो हर भारतीय को बताई जानी चाहिए। और धुरंधर फिल्म हमें यह बताती है कि देश किस तरह से बदला है 11.5 साल में। इस सच्चाई को स्वीकार करने वालों का कारवां चल पड़ा है। मुझे नहीं मालूम कि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले इस तरह की फिल्म बनती तो उसको इस तरह की सफलता मिलती, इस तरह की स्वीकार्यता मिलती या नहीं, लेकिन आज मिल रही है। और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो इस सच्चाई के साथ खड़े होने को तैयार हैं, इस सच्चाई का समर्थन करने को तैयार हैं। तो धुरंधर की पूरी टीम को बधाई, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक को बधाई। ये उन्होंने मनोरंजन का काम नहीं किया है, ये उन्होंने इतिहास की सही तस्वीर दिखाने का काम किया है, सनातन और देश को जगाने का काम किया है। जो देशभक्त हैं, जो सनातन समर्थक हैं, उनको बताने का काम किया कि हम हैं आपके लिए और हम हर तरह का जोखिम उठाकर
ये काम करने को, ये सच्चाई बताने के लिए तैयार हैं। और आप समझिए कि बदलाव कितना बड़ा आया है। इस तरह की फिल्म को जिस तरह की सफलता मिल रही है वो बताता है कि भारत बदल रहा है। ये काम ऐसा नहीं है कि 4 साल, 10 साल, 8 साल में हो जाएगा, लंबा समय लगेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और लोगों ने इसको पहचान लिया है कि ये बदलाव है और यही सही रास्ता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, बल्कि मैं कहूँगा 2 उपलब्धियाँ हैं। एक, देशभक्तों और सनातन समर्थकों को जगाने का काम कर रही है। दूसरा, राष्ट्र विरोधियों और सनातन विरोधियों को एक्सपोज करने का काम कर रही है। झूठा नैरेटिव गढ़ने वालों के मुंह पर तमाचा है ये कि अब बहुत दिन तक तुम्हारा राज नहीं चलने वाला है, तुम्हारा राज जाने वाला है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि धुरंधर फिल्म जरूर देखें, अपने परिवार के लोगों को दिखाएं, अपने दोस्तों से देखने के लिए कहें, जिससे भी कह सकते हो जरूर कहें कि देखिए इस फिल्म को। ये फिल्म इस देश की सच्चाई बताती है, वो सच्चाई जो छिपा कर रखी गई, वो सच्चाई जिसे दबाने की कोशिश की गई। लेकिन सच का एक स्वभाव है, वो ज़्यादा देर तक छिपता नहीं है, किसी न किसी तरीके से बाहर आ जाता है। आज धुरंधर के रूप में सामने आया है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।